प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपने क्लास 12th के इंडियन इकोनॉमी का जो सबसे पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का बहुत ही सुपर एफिशिएंट वन शॉट रिवीजन। इसके अंदर मैंने सारे के सारे एनसीईआरटी के जो कीवर्ड्स हैं वो कवर कर रखे हैं अच्छे से, और जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर रखा है। तो आपके पास अगर अपनी बुक है, नोट्स हैं या कुछ भी है तो आप उसमें उन कीवर्ड्स को, उन ट्रिक्स को, शॉर्टकट को ज़रूर मार्क कर लेना या लिख लेना, जो भी मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी हमारी वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही हो तो ज़रूर चैनल से जुड़ जाना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपको अच्छे से समझ आया कि नहीं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बेसिकली वो एक तरह से इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत है। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना होता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पर किस प्रकार से थी, और इस चैप्टर से ही एक तरह से हम पूरी इंडियन इकोनॉमी के इतिहास की शुरुआत करते हैं। तो पूरा चैप्टर लगभग 7 से 8 मेन टॉपिक्स में डिवाइडेड है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, जो पहला हमारा टॉपिक है वो एक तरह से इंट्रोडक्शन है। तो देखो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो कॉलोनियल रूल था या जो ये कॉलोनियलिज्म टर्मिनोलॉजी है ये क्या है। तो जो हम ब्रिटिशर्स थे वो रूरल कंट्री थे और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग देशों को अपनी कॉलोनी बना लिया था, यानी कि जहाँ पर वो व्यापार करते थे, जहाँ की वो सोशल और इकोनॉमिक एक तरह से कह सकते हैं आप कंडीशंस को कंट्रोल करते थे। तो हम उनमें से एक कॉलोनी थे। तो ये कॉलोनियलिज्म का पूरा एक कॉन्सेप्ट था। तो अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत लो था और हमारी स्टेगनेंट इकोनॉमी मानी जाती थी। स्टेगनेंट का मतलब होता है बहुत ही रुकी हुई, बहुत ही धीमी गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी हमारी मानी जाती थी जब हम ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान मतलब रहते थे। तो ये तो हो गई एक तरह से इंट्रोडक्टरी शुरुआत। बाकी अगर हम ब्रिटिशर्स के पूरे अंतराल को देखें तो 200 वर्षों के आसपास का ये टोटल समय रहा, जिसमें आप कह सकते हो कि पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जब व्यापार के बहाने यहाँ पर आए थे 1757, तो वो एक 100 सालों का दौर रहा। और उसके बाद लगभग 1850s ऑनवर्ड्स जब प्रॉपर हम कॉलोनी बन गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर रूल करने लगी, तो फिर 100 साल लगभग ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के तहत हम लोग काम करते रहे। तो कुल मिलाकर 200 सालों का ये ब्रिटिशर्स ने हमें एक्सप्लॉइट करा। अब सबसे पहला टॉपिक जो हमारा मेन है वो है ये कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे बिफोर इंडिपेंडेंस, या मतलब बहुत साल पहले। अगर हम और ब्रिटिशर्स से भी पहले की बात करें, उनके आने से भी पहले की बात करें, तो हम क्या क्या मेन चीज़ें अपनी इकोनॉमी के बारे में निकाल सकते थे। तो सबसे पहला फीचर तो है बड़ा इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर। हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा सोर्स था वो था एग्रीकल्चर, या लाइवलीहुड कमाने का जो सबसे बड़ा जरिया था वो था एग्रीकल्चर। और 85% हमारे देश की जनता, 85% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से ही अपनी लाइवलीहुड कमा रही थी। सेकेंड पॉइंट बात करें, फार्मर्स जो थे वो क्रॉप्स उगाते थे, लेकिन वो क्रॉप्स ज़्यादातर अपने इस्तेमाल के लिए ही यूज़ करते थे, या फिर वो आसपास के अपने दोस्त यारों के बीच में उस क्रॉप को शेयर कर लिया करते थे। यानी कि हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि अपने खुद के कंजम्पशन के लिए हम फार्मिंग किया करते थे। उसके बाद तीसरे फीचर की बात करें तो पूरी दुनिया में हम फेमस थे अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, यानी कि हम हाथ के कारीगर जो थे वो सामान जो बनाते थे उसके लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। तो ये हमारी एक पहचान थी। चौथी बात करें, इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंट थी, यानी कि हम आज़ाद थे, सेल्फ रिलायंट थे, मतलब अपने आप में पूरे सक्षम थे, एंड प्रॉस्परस थे। प्रॉस्परस का मतलब कि फले फूले हरे भरे कुछ भी आप मान सकते हो। तो हमको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये हमारी इकोनॉमी का एक तरह से फीचर्स थे, 4 मेन फीचर्स थे। ब्रिटिशर्स के भी आने से पहले मतलब बिल्कुल कहानी की शुरुआत यहाँ से हो रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो सबसे पहले हमें सेक्टर के बारे में पढ़ना है वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर। कि जब ब्रिटिशर्स ने हमें एक्सप्लॉइट करना शुरू करा और ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉइटेशन के बाद जब हम इंडिपेंडेंस तक पहुँचे, तो उस दौर में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो कैसा था, या हम कह सकते हैं 19th सेंचुरी के दौरान जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें क्या क्या फीचर्स रहते थे। तो सबसे बड़ा मेन फीचर तो था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का ज़मींदारी सिस्टम। अब ज़मींदारी सिस्टम क्या होता था? बेसिकली
जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बड़ी बड़ी ज़मीनों का टुकड़ा कुछ सेलेक्टेड ज़मींदार्स को दे रखा था, जिनसे वो हर महीने कुछ फिक्स टैरिफ यानी कि टैक्स लिया करते थे। अब ज़मींदार्स की ये ड्यूटी होती थी कि वो अपनी ज़मीनों पर किसानों से खेती करवाते थे, क्रॉप्स उगवाते थे और उस क्रॉप्स का बहुत सारा हिस्सा या तो अपने पास रख लेते थे या बाज़ारों में बेच लेते थे और किसानों को ये बोलते थे कि आप जो काम कर रहे हो इसके बदले में थोड़ी सी क्रॉप्स आपको मिल जाएगी, लेकिन बाकी क्रॉप आप हमें एज अ टैक्स दे दो। तो इस तरह के पूरे सिस्टम को ज़मींदारी सिस्टम बोला जाता था, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला और मेन फीचर एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें यही देखने को मिलता था, जिसको हम बोलते थे ज़मींदारी या लैंड टेन्योर सिस्टम। तो सब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के पिछड़े होने का वन ऑफ द मेन रीज़न यही सिस्टम था बेसिकली। उसके बाद बात करें सेकेंड पॉइंट की, ब्रिटिशर्स के दौरान हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को कमर्शलाइज कर दिया गया। अब कमर्शलाइज करने का क्या मतलब होता है कि पहले हम सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, क्रॉप्स उगाते थे और अपने घर के लिए खाना बनाने के लिए क्रॉप्स यूज़ कर लेते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने फोर्स करा कि हमें ऐसी क्रॉप्स उगानी है जिनको हम बाज़ार में बेच सकें, पैसे कमा सकें, और ऑब्वियसली उस पैसे का फ़ायदा ब्रिटिशर्स को होना था। तो हमने प्रोडक्शन करना शुरू करा कैश क्रॉप्स का, जैसे कि कॉटन, जूट, इंडिको, ऐसी चीज़ें जिनको बाज़ार में आराम से बेच सकते थे और इससे ब्रिटिशर्स अपने लिए रॉ मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते थे। तो ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए हमारे देश में कैश क्रॉप्स उगाने पर फार्मर्स को ज़्यादा प्रेशराइज करा या जोर दिया। तो ये भी एक फीचर बन गया कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद तीसरी बात करें अगर हम, सबसे इम्पॉर्टेंट एक फीचर एग्रीकल्चरल सेक्टर का था उस टाइम पर लो प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत कम थी, बहुत स्लो थी। उसके कुछ कारण भी हैं ऑब्वियसली। इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, अच्छा पानी मिलने की सुविधा नहीं रहती थी। इसके अलावा सारा का सारा डिपेंडेंस रेनफॉल पर रहता था। बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, बारिश अच्छी नहीं तो फसल अच्छी नहीं। इसके अलावा कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करता था, क्योंकि उसमें किसी को इन्वेस्ट करने में कोई मोटिव नहीं नज़र आता था। उन्हें पता है एक तो सेक्टर बेकार है, कौन इन्वेस्ट करे। टेक्नोलॉजी बहुत पुअर रहती थी, बहुत लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे हम लोग। उस समय कोई ट्रैक्टर्स भी यूज़ नहीं होते थे, हम बैल से अपना हल जोतते थे। तो ये सब चीज़ें थी, हमारी टेक्नोलॉजी पुअर थी। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं इन सब रीजंस की वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम रहती थी। और चौथा फीचर हम बात करें, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अब ये क्या था, ब्रिटिशर्स के दौरान जो हमारे फार्मर्स थे उनको ये नहीं पता होता था कि वो इस बार क्रॉप अपनी अच्छे से काट कर बेच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी रहती थी रेनफॉल को लेकर। रेनफॉल अच्छी होगी, सही होगी तो सब कुछ सही होगा, अगर रेनफॉल ज़्यादा हो गई, कम हुई तो फिर उस साल बर्बाद हो जाते थे। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब एक कह सकते हैं फीचर होता था उस टाइम पर, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना। तो ये चार मेन फीचर्स थे अगर हम बात करें कॉलोनियल पीरियड के दौरान इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना। तो ये चारों फीचर आपको पता होने चाहिए। अच्छा, इसी तरह फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। अब ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या फीचर थे ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जब भी इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो आप माइंड में दो चीज़ें लेना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें दो मेन पॉइंट्स को कवर करना होता है। क्या है, एक तो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया, एक तो हो गया ये मेन पॉइंट। और दूसरा, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी, है ना, उनकी ग्रोथ बहुत स्लो थी, वो बहुत धीमे धीमे ग्रो कर रहे थे। तो दो मेन फीचर्स से ही हमारा पूरा आंसर बनता है। कुछ पॉइंट्स पहले मेन फीचर में है, कुछ पॉइंट दूसरे मेन फीचर में। तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को जब ख़त्म किया गया या धीरे धीरे उनको डीके हुआ, यानी धीरे धीरे वो लुप्त होने शुरू हुए, तो वो क्या क्या पॉइंट्स थे। जैसे पहला, सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लेकर आए। अब इसमें क्या होता था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में, कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सामान बेचोगे तो उस पर हम बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप हमारा सामान खरीदोगे या हमारा सामान बेचोगे तो फिर उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, ना ही कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी ना ही कोई इंपोर्ट ड्यूटी। तो मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए
अपने प्रोडक्ट्स के फ़ायदे के लिए हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा टैक्स लगाया, तो ऑब्वियसली फिर लोग डीमोटिवेट हुए और उस वजह से धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सामान बिकना कम हो गया, बंद हो गया। तो ये उनकी पहली चाल थी ब्रिटिशर्स की, है ना। इसी तरह अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट, लो प्राइस्ड मशीन मेड गुड्स। अब ब्रिटिशर्स ने दूसरा काम क्या करा, वो मशीनों से बने हुए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ब्रिटेन से यहाँ भारत में बेचा करते थे। अब अगर आपको कोई बोले कि भाई एक हाथ से बना हुआ टी शर्ट खरीद लो, वो है 500 रुपये का, और यही आपको मशीन से बनी हुई एकदम बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की टी शर्ट मिल जाए 200 रुपये में, तो आप भी सोचोगे कि फिर तो सर यही खरीदेंगे हम। तो ब्रिटिशर्स ने भी क्या करा, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़त्म करने के लिए अपने देश के बने हुए मशीनों से बने हुए अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को हमारे देश में सस्ते दामों पर थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं उससे हमारी जो लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स थे वो कॉम्पीट नहीं कर पाए और वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। तो ये उनकी दूसरी चाल थी। तीसरी अगर हम बात करें, कुछ तो लोगों का ही टेस्ट बदलना शुरू हो गया। अब जो लोग पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स खरीदते थे, अपने देश के प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, अब उनका भी टेस्ट चेंज होना शुरू हो गया। आपको भी लगना लगा कि यार ये इंडिया का कुर्ता, खादी का कुर्ता मैं क्या पहन के जाऊँ, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो आप भी बाहर की टी शर्ट पहनने का आपका मन कर रहा है, आप भी बाहर के जूते खरीदते हो। क्यों? क्योंकि आपका भी चेंज हो गया टेस्ट या प्रेफरेंस। तो ये भी एक कारण था कि लोगों ने, हमारे अपने ही लोगों ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सामान खरीदना बंद कर दिया। तो मतलब आप देख सकते हो ये 3 मेन कारण बन गए जिससे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गई, डीके हो गई या खत्म हो गई। अच्छा, एक और रीज़न, फॉल इन एनकरेजमेंट टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। अब जो पुराने हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे वो फिर भी हमारे लोकल इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को प्रोत्साहित करते थे, उनको एनकरेज करते थे, उनको इनाम देते थे कि हाँ बड़ा अच्छा काम करें। लेकिन ब्रिटिशर्स तो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। उनके लिए हमारे जो ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं वो बेकार हैं, कुछ काम के नहीं है, तो वो उनको एनकरेज भी नहीं करते थे। तो जब आपको एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा तो मोटिवेशन नहीं होगा, तो आप भी काम क्यों ही करोगे। तो ये देखो 4 मेन ऐसे रीज़न बन गए जिस वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गई, डीके हो गई, है ना। तो देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट वाले इंडस्ट्री के डीके के 4 पॉइंट्स बन गए, ठीक है, याद रखने। अब दूसरा मेन पॉइंट होता है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ बहुत स्लो थी, है ना। यानी कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, आज के ज़माने की इंडस्ट्रीज थी, उनकी ग्रोथ बहुत स्लो थी। अब उसके क्या क्या बातें थी उससे रिलेटेड, एक तो है लॉपसाइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। लॉपसाइडेड ग्रोथ का मतलब ये होता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो ऐसा नहीं थी बैलेंस्ड थी, या हर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं थी। 1-2 इंडस्ट्री ग्रो कर गई, 1-2 इंडस्ट्री थोड़ा बड़ी हो गई, फेमस हो गई, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ ग्रो ही नहीं कर पा रही, वो प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रही। तो इसको बोलते हैं लोप साइडेड ग्रोथ। तो यही बात यहाँ पर आपको लिखी है, अगर आप देखोगे कि प्रोग्रेस जो थी वो बहुत स्लो थी। और अगर ग्रोथ की बात करें तो हम सिर्फ कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स, सिर्फ इसी पर थोड़ा बहुत काम कर पा रहे थे, या इसी को हम थोड़ा सा ग्रो कर पा रहे थे, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज जो थी वो हमारी ग्रो नहीं कर पा रही थी। तो इसको बोलते हैं लोप साइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। बात करें एक छोटे से डेटा पॉइंट की कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो हैं वो धीरे धीरे 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई, जिसमें टिस्को ने शुरुआत करी 1907 के अंदर। वो एक बड़ा माइलस्टोन था। और फिर कुछ समय के बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हमने शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी मतलब अपना काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ग्रोथ जो थी वो बहुत स्लो थी। दूसरी बात, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज जो होती हैं। अब देखो किसी भी देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज होना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज किसे बोलते हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज जहां बड़ी बड़ी भारी भारी मशीनें बनती हैं, है ना। अब जिस देश में मशीनें बनाने वाली इंडस्ट्रीज कम होंगी तो उस देश में फिर ऑब्वियसली मशीनें कम बनेंगी, मशीनें कम बनेंगी तो प्रोडक्शन स्लो रहा करेगा, प्रोडक्शन स्लो रहेगा तो कहीं ना कहीं ग्रोथ स्लो रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था हमारे देश के मॉडर्न इंडस्ट्रीज के स्लो ग्रोथ रेट का, कि हमारे देश में कैपिटल इंडस्ट्रीज जो है वो कम थी, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। तो इस वजह से भी हमारे मतलब प्रोडक्शन में स्लोनेस रहती थी। तीसरा, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो जीडीपी में बहुत कम कंट्रीब्यूट करता था।
एक तो ऑब्वियसली पहला रीज़न ये कि भाई ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से कंट्रीब्यूशन फिर भी जा रहा था, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में ना ग्रोथ थी, ना कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी, तो इसी वजह से जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो बहुत कम था। तो ये भी मतलब एक पॉइंट बन गया इसके अंदर। और चौथा, वन ऑफ द रीज़न इज लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब देखो, अगर किसी भी सेक्टर को ग्रो करना है तो वहाँ पर सरकार को यानी पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे या उस समय की जो सरकार थी उन्होंने अपना रोल सिर्फ रेलवेज़ में रखा, थोड़ा सा बिजली बनाने में रखा, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन या पोर्ट्स वगैरह इन सब चीज़ों पर रखा। अब खाली इन चीज़ों में तो सरकार इन्वॉल्व थी, लेकिन मान लो इसके अलावा जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उसमें गवर्नमेंट का रोल ना के बराबर था, तो बिना उसके फिर कैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर पाएंगी। तो ये भी एक मेजर रीज़न बन गया जिस वजह से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो था। तो देखो 4 पॉइंट्स बन गए कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका ग्रोथ रेट भी स्लो था इसके अंदर, और 4 पॉइंट्स बन गए थे कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो भी डीके कर गई थी। तो कुल मिला के 4 पॉइंट इसके अंदर, 4 पॉइंट इसके अंदर। आप अच्छे से चारों को याद रखो, मेन पॉइंट्स। बड़ा क्वेश्चन आए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप इन दोनों मेन पॉइंट्स के अंदर 2-2 सब पॉइंट्स अपने हिसाब से डिज़ाइन करके लिख सकते हो। तो क्लियर हो गया अच्छे से? तो मुझे यहाँ तक एक बार जल्दी से नीचे कमेंट करके बता देना कि भाइयों यहाँ तक बिल्कुल ऑल ओके है, कोई टेंशन तो नहीं। फिर अगले सेक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, कर दिया हमने, लाइक कर दिया और शेयर भी कर दिया। चलो अब चलते हैं देखो फॉरेन ट्रेड की तरफ। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है? ऐसे इमेजिन करते रहना कि भाई ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा है, ब्रिटिशर्स का दौर चल रहा है, और अब हम एज इंडिया विदेशों के साथ जो व्यापार करेंगे उसको बोलेंगे फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड में अगर एक कीवर्ड पिक किया जाए तो वो था, देखो, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी। बड़ी सिंपल सी बात थी भैया ब्रिटिशर्स की। वो कहते थे इंडिया वालों से कि भाई देखो, अगर तुम अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सामान बाहर बेचोगे तो हम बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, है ना। बाकी हमसे सामान खरीदोगे, मतलब ब्रिटिशर्स से सामान खरीदोगे तो ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे या बहुत कम टैक्स लगाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं आप अपना सामान तो बेचोगे नहीं, या हैंडीक्राफ्ट का सामान बेचोगे नहीं, उस पर आपको पता है टैक्स ज़्यादा लगेगा, और ब्रिटिशर्स का सामान खरीदने पर मजबूर हो जाओगे क्योंकि वो आपको पता है इस पर टैक्स भी नहीं लगेगा, सस्ता पड़ेगा। तो ये उनकी एक बेसिक चाल थी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ एंड ट्रेड पॉलिसी। बाकी हाँ, कुछ और फीचर हमें पता होने चाहिए किस तरह का व्यापार था। सबसे पहला, हम सिर्फ व्यापार की अगर बात करें तो हम रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट किया करते थे, यानी ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक ऐसा कंट्री बना दिया कि हम रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करा करते थे, जैसे सिल्क, रॉ सिल्क, कॉटन, इंडिगो, जूट, और बाहर से जो फिनिश्ड गुड्स होते थे उन्हें इंपोर्ट करा करते थे, यानी कि मेनली तो ब्रिटिशर्स का ही सामान हम खरीदते थे, जैसे बाहर से कैपिटल गुड्स, वूलन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स, ये सब चीज़ें हम बाहर की खरीदा करते थे। तो हमारे देश की ट्रेड की सिंपल सी कहानी बन गई कि भैया रॉ मटेरियल करो एक्सपोर्ट और फिनिश्ड गुड्स करो इंपोर्ट। तो एक तो ये था। दूसरा, ब्रिटिशर्स हमारे पूरे के पूरे ट्रेड को मोनोपोली कंट्रोल, यानी कि पूरी तरह से नियंत्रण रखते थे, और आधे से ज़्यादा ट्रेड तो हमारा सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही होता था। तो यही देखो लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। बाकी जो थोड़ा बहुत ट्रेड है भी वो हम चाइना या श्रीलंका या ईरान के साथ किया करते थे। फिर 1869 में एक ऐसी चीज़ हुई जिससे और ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने हमारे ट्रेड पर कंट्रोल बना लिया। पहले ब्रिटिशर्स को अपने जहाज अफ्रीका से घुमा के भारत तक लाने पड़ते थे, पर 1869 में स्विस कैनाल जब रास्ता ओपन हुआ तो वो अपने पानी वाले जहाज को सीधा मुंबई के पोरबंदर पर उतारना शुरू कर लेते थे, यानी उनके लिए आना जाना बहुत आसान हो गया था। तो इससे उन्होंने हमारे ट्रेड को और ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो ये उनकी एक पॉलिसी थी। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की अगर बात करें तो देखो ब्रिटिशर्स की बहुत बड़ी चालाकी क्या थी। हम एक्सपोर्ट तो करते थे, और एक्सपोर्ट कर करके ऑब्वियसली हमारे देश में पैसा तो बहुत आता था। अब ये सुन के तो लगेगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं और पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा हमारी जेब में नहीं आ रहा था। उस एक्सपोर्ट सरप्लस को ब्रिटिशर्स कहाँ यूज़ करते थे,
उस एक्सपोर्ट सरप्लस को ब्रिटिशर्स नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करते थे। अब नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि भाई अब कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो उस लड़ाई झगड़े में पैसों की आवश्यकता है, वहाँ यूज़ करते थे। या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने नए नए ऑफिसेज बनाने हैं, नया ऑफिस सेटअप बनाना है, वहाँ यूज़ करते थे। या फिर ब्रिटिशर्स को अपने लिए कुछ सर्विसेज इंपोर्ट करनी है बाहर से, वो सर्विसेज इंपोर्ट करने के लिए उस पैसे को यूज़ करते थे। मतलब इन नटशेल, इन सिंपल भाषा, हमारे देश का जो एक्सपोर्ट सरप्लस था, जो पैसा था, वो हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं हो रहा था, ब्रिटिशर्स उसे नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल कर लिया करते थे। तो ये भी एक बड़ा ही खतरनाक पॉइंट बन गया। अब अगर हम आगे बढ़ें, फॉरेन ट्रेड में तो 3 ही पॉइंट होते हैं। अब हमें देखनी है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफी का मतलब होता है बेसिकली पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक, है ना, जो हमारे देश की जनता है, देश के लोग हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक, कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, गरीब है, अमीर है, अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब हैं, जिएंगे, मरेंगे, मतलब इस तरह की जो भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सारे डेमोग्राफिक कंडीशंस के अंदर आ जाते हैं। तो डेमोग्राफिक कंडीशन में हम बहुत सारी चीज़ें वैसे तो स्टडी करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटिश रूल के दौरान, तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थे। बाकी हाँ, इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, 1921, इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जनरली एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में 3 फेजेस मानी जाती हैं। पहली फेज में तो ये होता है कि डेथ रेट भी हाई है, बर्थ रेट भी हाई है, जो एक तरह से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। लेकिन जो सेकेंड फेज होता है उसमें क्या होता है, डेथ रेट तो कम हो जाता है और बर्थ रेट तो हाई रहता है। तो वो देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, यानी जनसंख्या एकदम बढ़नी शुरू हो जाती है। तो 1921 के बाद से इंडिया जो है वो एक तरह से सेकेंड फेज में आ गई। तो इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। सिंपल भाषा में 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई। बाकी बर्थ रेट पहले ज़्यादा थे, डेथ रेट भी ज़्यादा थे, और 1921 के बाद हम पहुंच गए फेज़ 2 में। बात करें लिटरेसी रेट की, लिटरेसी रेट बहुत कम था हमारे देश का। देखो सिंपल भाषा में देखें तो 16% ही था, और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का लिटरेसी रेट तो और ज़्यादा कम था, जो एक तरह से शर्म की बात है, लेकिन ये उस टाइम का डेटा था, डेमोग्राफिक डेटा। लिटरेसी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि इन्फेंट मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो 1000 बच्चे जो पैदा हुए उनमें से कितने बच्चों की डेथ 1 साल से पहले हो गई? तो देखो उस समय का आंकड़ा है 218 पर 1000। तो देखो कितना मतलब खतरनाक है, 1000 में से 218 बच्चों की 1 साल से पहले ही डेथ हो जाती है। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था। हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली जनरल स्टेटमेंट है, पुअर थी, बहुत ख़राब थी, क्योंकि पानी से फैलने वाली बीमारियां, हवा से फैलने वाली बीमारियां बहुत आसानी से हमारे देश में फैल जाती थी। तो इसीलिए कई लोगों की वहाँ पर जानें भी जाती थी। तो ये भी पुअर ही थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें कि भाई कितने साल हम जिएंगे, वो भी बहुत कम था, है ना। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की एक आदमी कितने वर्ष तक जीवित रहेगा। तो अगर हम बात करें, बहुत ही कम हुआ करता था, लगभग 44 साल के आसपास हुआ करता था, जो कि काफ़ी कम है। हालांकि एक डेटा है जिसमें 32 साल भी माना गया है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी कम था, जो रिसेंटली अभी थोड़ा सा बढ़कर 68-69 ईयर्स तक पहुंचा है, बट उस टाइम पर बहुत कम हुआ करता था। बाकी पॉवर्टी की बात करें तो जेनरिक पॉइंट है कि पॉवर्टी भी बहुत एक्सटेंसिव थी, बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी लेवल्स हुआ करते थे उस ज़माने में हमारे देश में, जिसका आंकड़ा कुछ नहीं है, लेकिन माना जाता था कि बहुत पॉवर्टी वाइड स्प्रेड थी, बहुत लोग गरीब थे। इसके बाद आता है जी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब देखो ये क्या होता है इस चैप्टर में, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर देख लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लिया, ट्रेड सेक्टर देख लिया, डेमोग्राफी देख ली। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कामकाज, जो लोग काम कर रहे हैं। तो अब काम कहाँ कर रहे हैं भैया? क्या सभी एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं, या कोई इंडस्ट्री में भी है, कोई सर्विस सेक्टर में भी है? तो हमें ये समझना है कि उस टाइम पर हमारा जो काम होता था, ऑक्यूपेशन, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, लोग कहाँ काम कर रहे थे, किस तरह के लोग काम कर रहे थे, कहाँ से ज़्यादा जीडीपी है, कहाँ कम जीडीपी है, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली पहला पॉइंट तो आपको पता ही है कि हमारा सबसे ज़्यादा डोमिनेंट सेक्टर कौन सा था? एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 75% जनता हमारी इन्वॉल्व थी।
तो इससे बड़ा सेक्टर कोई भी उस समय तो नहीं था इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन। तो देखो लिखा ही था, अगर वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 73% वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही इन्वॉल्व थी, जो कहीं ना कहीं मतलब इकोनॉमी का पिछड़ापन दिखाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे। दूसरी बात करें तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ। सर क्यों? अब देखो 3 सेक्टर होते हैं काम करने के लिए, अब उसमें अगर एक सेक्टर में ही 73% लोग तो एक सेक्टर में ही हैं, प्राइमरी सेक्टर में, अब बचे ही कितने लोग टोटल? सर 27% लोग बच गए। अब वो 27% लोग थोड़े से सेकेंडरी सेक्टर में, थोड़े से टर्शरी सेक्टर में, तो क्या आप इसको बैलेंस्ड ग्रोथ कहोगे? नहीं। बैलेंस्ड कब कहेंगे? जब तीनों सेक्टर में लगभग बराबर बराबर हो। अब यहाँ तो एक सेक्टर इतना भारी और बाकी 2 बेचारे छोटे छोटे से, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो ये भी हमारे यहाँ एक ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का पॉइंट था। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? अब आप खुद ही सोच सकते हो ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो नंबर 1 अगर बात करें हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसमें एक अच्छी चीज़ ज़रूर थी ब्रिटिशर्स की तरफ से, जिसको हम कह सकते हैं रेलवेज़। लेकिन अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एजुकेशन या हेल्थ या वाटर सप्लाई, इस तरह की चीज़ें, और इकोनॉमिक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि भाई सड़क, बिजली, ये सब कैसा था, तो बहुत ही अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान बहुत ही पुअर था। चाहे हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। अब लेकिन फिर भी हमें स्पेसिफिक पॉइंट पता होने चाहिए कि भाई क्या थे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं रेलवेज़ की। तो रेलवेज़ नो डाउट एक बहुत बड़ा कह सकते हैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन माना जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ब्रिटिशर्स का। 1850 में स्थापना हुई रेलवेज़ की। अब ये रेलवेज़ जो थे ये वैसे तो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपने ही फ़ायदे के लिए बनाए थे और वो इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन उससे हमारे लिए भी एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारे ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए। अब आप पंजाब में रहते हो, आपको चेन्नई जाना है तो बड़ी आसानी से जा सकते थे। आपका दोस्त अरुणाचल प्रदेश में रहता है, आपको वहाँ पर उसके साथ त्यौहार मनाने जाना है तो आप उसके पास जा सकते थे। तो कल्चरल बैरियर हो, ज्योग्राफिकल बैरियर हो, वो काफ़ी कम हो गया था। तो रेलवेज़ हम कह सकते हैं एक अच्छा पॉइंट था। बात करें सड़कों की, सड़क जो थी वो ब्रिटिशर्स ने बहुत सोच समझ के सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बनवाई थी। वो भी क्या फ़ायदे के लिए? ताकि वो अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ला सके और रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से शिफ्ट कर सके। तो उनका मोटिव क्लियर था कि सड़क उतनी ही बनाएंगे जिससे हमारी आर्मी मोबिलाइज हो सके, मतलब जा सके या फिर रॉ मटेरियल जा सके। बाकी सड़कों का रूरल से अर्बन एरिया को जोड़ने का कोई इरादा नहीं था और ओवरऑल हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का पुअर ही था। एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट, सोचो आज से इतने साल पहले, 100 साल पहले लगभग, हवाई यात्रा करना या पानी की यात्रा करना ये तो मतलब एक तरह से बहुत 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 ही बेकार था। तो उस समय तो हम सोच ही नहीं सकते कि पोर्ट्स या एयर ट्रांसपोर्ट्स कुछ अच्छा होगा। तो देवर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, मतलब बहुत ही खराब हुआ करते थे और जो थोड़े बहुत होते भी थे वो बहुत महंगे होते थे। फिर कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो ब्रिटिश रूल में कम्युनिकेशन के भी 2 ही मेन सोर्सेज थे। एक तो आप ये जो देख रहे हो डाकघर, पोस्ट सिस्टम चलता था, या फिर थोड़े से टेलीग्राफ सिस्टम्स होते थे, या इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ्स भी आ गए थे बाद में। पर इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ्स तो एक बहुत महंगा सिस्टम था, वो तो आम आदमी के लिए था ही नहीं। और टेलीग्राफ सिस्टम भी जो था वो भी ब्रिटिशर्स ने अपने मतलब एडमिनिस्ट्रल कंट्रोल के लिए ही मेनली यूज़ करने के लिए बनाया था। बाकी ये जो डाकघर थे थोड़ा बहुत ये थे, लेकिन इसमें भी हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, कहीं कहीं दिन लग जाते थे चिट्ठी पहुंचने में। तो कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का बहुत अप टू द मार्क नहीं था। सर क्या ब्रिटिशर्स के कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे? ये हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ भी लेता है, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में जब बात करते हैं अलग अलग सेक्टरों की ब्रिटिशर्स के टाइम की, तो हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ये भी हमसे पूछ लिया या जान लिया जाता है कि क्या थे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। तो देखो इसमें आपको सब अच्छे बातें लिखनी हैं जो हमारे लिए हुई। सबसे पहले ऑब्वियसली रेलवेज़ वाला पॉइंट, कि रेलवेज़ के इंट्रोडक्शन की वजह से हमारे बैरियर्स दूर हो गए, एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ा आसान हो गया। तो इसको तो हम एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं।
दूसरा हम एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मानते हैं कमर्शलाइजेशन को। अब वैसे तो हमने कमर्शलाइजेशन फोर्सफुली शुरू करा था ब्रिटिशर्स के दौरान, लेकिन उससे फ़ायदा अल्टीमेटली बाद में हमें ही हुआ, क्योंकि हम कैश क्रॉप्स बनाना जान गए, फिर कैश क्रॉप्स को बाज़ार में बेचना जान गए, तो कहीं ना कहीं इससे जो इनकम लेवल्स थे फार्मर के वो भी बढ़े, प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ी, तो फ़ायदा तो हो ही गया। तो इसीलिए इसको भी हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में काउंट कर लेते हैं। तीसरी बात करें, हम मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम फॉलो कर पाए। नहीं तो पहले हम बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे, पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमने मॉनेटरी सिस्टम, मनी सिस्टम फॉलो करना शुरू कर लिया, तो गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना बहुत आसान हो गया, जो आप मनी चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ते हो। चौथी बात करें तो हमें बहुत ही एक इफेक्टिव सिस्टम मिला एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स ने 200 साल कंट्रोल करा, तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाए थे कि इस तरह से पार्लियामेंट होगी, ये रूल्स होंगे, ये लॉ एंड ऑर्डर होगा, ऐसे काम होता है। तो वही सब सेम मॉडल हमने इंडिपेंडेंस के बाद अडॉप्ट कर लिया। तो यानी आप कह सकते हो एक तरह से कि बैठे बिठाए हमें एक बिल्कुल सेट एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न मिल गया, चीज़ें मिल गई, तो वो भी हम काउंट करते हैं कि ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिशर्स की तरफ से। नहीं तो फिर हमें खुद सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ती, दिमाग लगाना पड़ता, पर हमें बैठे बिठाए एक रेडीमेड फाउंडेशन मिल गई। तो ये भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स का। तो बस 4 पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। तो कुल मिलाकर पूरे चैप्टर में ये 8 बातें हैं जो हमें टॉपिक वाइज पता होनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अपने टाइम स्टैम्प पर जाकर अच्छे से उन टॉपिक्स को दोबारा से देखना जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम लगे, और ये ध्यान रखना कि आपको बस मेन पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए। मेन पॉइंट के अंदर जो कीवर्ड्स हैं कुछ कुछ जो मैं ब्लॉक या हाईलाइट करके यहाँ पर लिखता हूँ वो पता होने चाहिए। बाकी आप लैंग्वेज अपनी कैसे भी लिख सकते हो इंडियन इकोनॉमी में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही हो। अगली वीडियो लेकर आऊँगा, बट अगेन आपको बता देता हूँ हमारी तैयारी चल रही है क्लास 12th के लिए बोर्ड्स की इसी चैनल पर, और डेली वीडियोज़ आ रही हैं। कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना हो तो इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि पावरफुल वीडियोस हैं, मोटिवेशन भी है, स्ट्रेटेजीज भी है। कई बार बच्चों की एक भी वीडियो मिस हो जाती है तो कहीं ना कहीं तैयारी पर इफेक्ट पड़ता है। तो अब अगले कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक हमारे साथ जुड़कर इसी तरह तैयारी करते रहें, और बस अच्छे से रिवीजन करना है, कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है। जितना टाइम मिले उसमें मैक्सिमम कोशिश करनी है, आउटपुट निकाल लेंगी। चलो अगली वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।